हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने अभी तक 7 चैप्टर्स क्लास 8 के पढ़ लिए हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है किशोरावस्था, जो कि है पाठ 8। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और पहले तो ये है कि आप किशोरावस्था होता क्या है। देखिए, अभी आपने जो पिछले पाठ में पढ़ा है वो पढ़ा है जीवों में जनन, कि जनन क्या होता है जीवों में। ठीक, अभी जो क्या है किशोरावस्था क्या है। देखिए, मनुष्य और बहुत से अन्य जंतु होते हैं जो कि एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता प्राप्त करते हैं। तो जो निश्चित आयु जब उनकी शुरू होती है जनन करने की, वो कहलाती है किशोरावस्था। मनुष्य में किशोरावस्था कब शुरू होती है? 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद क्या होता है कि वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, मतलब बहुत जल्दी वृद्धि होती है। तो ये इसका मतलब होता है कि बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था में जनन परिपक्वता आती है। मतलब जब किशोरावस्था शुरू होती है तो इसका मतलब है कि बच्चे डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और वो जो है उनमें जनन परिपक्वता आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था शुरू होती है 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और 18 से 19 वर्ष तक रहती है। ठीक है, इसके बाद है किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। क्योंकि किशोरावस्था जब शुरू हो रही है तो पहले बच्चे छोटे होते हैं, उसके बाद थोड़ा जैसे बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद उनमें कुछ कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके अंदर, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है लंबाई में वृद्धि। तो ये आपको पता ही है कि जब बच्चे 11-12 साल के होते हैं तो उनकी जो हाइट है एकदम से बहुत जल्दी बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक के लड़के और लड़कियां अपनी अधिकतम आयु लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात उनकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद है शारीरिक बनावट में परिवर्तन। तो शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता ही है, आप सबको पता है। फिर है स्वर में बदलाव। स्वर में बदलाव का मतलब है कि देखो, किशोरों मतलब लड़कों की जो आवाज़ है वो थोड़ा भारी हो जाती है और किशोरियों की आवाज़ जो होती है वो पतली रहती है, मधुर रहती है। तो हमारे जो गले में एक स्वर यंत्र होता है जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स क्या होता है? थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो किशोरावस्था में ये इसके आकार में परिवर्तन होता है। लड़कों में ये गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। देखिए यहाँ पे चित्र में दिखा हुआ है, ये जो है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं कंठमणि या एडम्स एप्पल। इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो लड़कों में क्या होता है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए लड़कों की आवाज़ थोड़ा भारी हो जाती है, और लड़कियों में थोड़ा सा ये पतला रहता है, इसका आकार छोटा रहता है। तो लड़कियों की आवाज़ जो पतली रहती है और उच्च तारत्व की होती है। इसके बाद आता है श्वेत एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता। आपने देखा होगा जब बच्चे 11-12 साल के होते हैं, 6-7 क्लास में आते हैं या 8 क्लास में जाते हैं, तो उनके फेस पर दाने होने लग जाते हैं, कील मुहासे निकलने लगते हैं। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनके जो फेस है, उनके जो अंदर है, वो तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, इसलिए उनके कील मुहासे फुंसियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। जननांगों की परिपक्वता। जननांगों की परिपक्वता होती है क्योंकि किशोरावस्था की ही पहचान है। इसके बाद आता है मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास मतलब पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इस एज में आके जो किशोर होते हैं वे थोड़ा चिंतनशील हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और मानसिक विकास का सूचक है। तो ये इसमें चेंजेस होते हैं जब वो किशोरावस्था में कदम रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये थे प्राइमरी लक्षण। इसके बाद क्या होता है, देखिए जब बच्चे शिशु होता है, छोटा सा शिशु है, तो उसको हम बालक बालिका की पहचान करते हैं केवल जननांगों के आधार पर। परंतु जब वो बड़े होते हैं, किशोरावस्था में कदम रखते हैं, तो उनके जो शरीर है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, या ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो इनको बोलते हैं हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, इन लक्षणों का जो नियंत्रण है वो शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं जो जिनका में से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन, और इन्हीं हार्मोन के द्वारा जो हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका कंट्रोल होता है, वो नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ये आंसर भी है क्वेश्चन का, तो इसे ध्यान से देख लीजिए।
इसके अलावा एक इसमें है कि जो लैंगिक ये होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो तेल ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है, ये अपना जो स्राव होता है वो वाहिनियों के रूप में स्रावित करती हैं, मतलब एक नली में करती हैं, ठीक है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनमें से हार्मोन निकलते हैं और वो सीधे रुधिर में प्रवेश करते हैं, रक्त में, खून में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। नलिका विहीन ग्रंथि किसको कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। इसके बाद आता है एक कि पुरुष हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और स्त्री हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि पुरुष हार्मोन कौन सा है और स्त्री हार्मोन कौन सा है। तो पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक के साथ प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य के साथ आपको जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।